वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद के सतह पर कैसे लैंड किया। और तो हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चांद के सतह से 25 किलोमीटर दूर था। मतलब उसका जो ऑर्बिट था ना, ऑर्बिट था वो 25 इंटू 134 किलोमीटर का उसका ऑर्बिट था। उसका जो शॉर्टेस्ट पॉइंट वो मतलब मान लीजिए ये अगर हो गया उस चांद, तो ये हो गया हमारा विक्रम लैंडर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसका ऑर्बिट का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका 134 किलोमीटर, तकरीबन इतना पास, मतलब आसपास इतना किलोमीटर दूर ऑर्बिट इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था। और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पारिची के पास ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था इसके सतह से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो चांद का सरफेस है उसके सरफेस से हमारा विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर ऊपर था। तो अब सवाल आता है कि वो लैंड कैसे करेगा। लैंड करने के लिए, उसे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, उसका जो इस ऑर्बिट के जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है वहाँ से उसे डिसीजन लेना है कि कहाँ पर उसे लैंड करना है। 23 तारीख को ये डिसीजन लिया गया था और वो 23 अगस्त को ही हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो कैसे किया इसे मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आता है रॉक ब्रेकिंग फेज, जहाँ से थ्रस्टर फायर किए गए। मतलब उसकी जो एक मिनट, मैं उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया था बच्चों को समझाने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ। लास्ट के एक पॉइंट है वहाँ पर मैं ग्राफ भी मेंशन किया हूँ। ये वाला जो है ये वाला मतलब कैसे हमारा चंद्रयान 3 टेक ऑफ किया, इसका डिटेल्स है। और ये वाला ग्राफ, एक मिनट, ये वाला ग्राफ हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, ओके दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ग्राफ हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कैसे मतलब लैंडिंग के टाइम उसका कौन कौन से फेजेस रहे हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं उन फेजेस को समझने के लिए। ओके मैं भाई हाँ, मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ये वाला पहले आता है रॉक ब्रेकिंग फेज। ओके सबसे पहले आता है रॉक, यहाँ पर तो अरे यार शूटिंग करने में भी तकलीफ हो रही है। हाँ, यहाँ पर पहले आता है रॉक ब्रेकिंग फेज। तो रॉक ब्रेकिंग फेज में क्या होता है, वो ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ इसरो ने पहले ये कैलकुलेट किया था कि उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 30 किलोमीटर होगा। ओके तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर ना होकर 25 किलोमीटर था। ओके उस लैंडर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका सतह से, जो मैं कहा सरफेस से उसका जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर पहले प्लान था, लेकिन उसके बाद 25 किलोमीटर ये पहुंच गया। तो हम 30 किलोमीटर के हिसाब के ग्राफ को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 30 की जगह 25 कर देते हैं, कोई बात नहीं, सारे चीज़ सेम है। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो प्लान किया गया ग्राफ के हिसाब से, हमारा जो लैंडर है, हमारा लैंडर है पहले रॉक ब्रेकिंग फेज में आता है। रॉक ब्रेकिंग फेज में वो जमीन से तकरीबन 25 किलोमीटर के ऊपर में था, और उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे यूं सीधा जा रहा था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में जा रहा था, और वो 13.5 किलोमीटर क्रॉस किया। कितने समय में? उसे समय लगा 690 सेकेंड लगे इतना किलोमीटर क्रॉस करने में। ओके फिर आ जाता है रॉक ब्रेकिंग फेज, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और फिर आ जाता है हमारा
फिर आ जाता है हमारा क्या कहते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस। एक मिनट मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, फिर सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, यहाँ पर कर देते हैं। ओके, सही है अभी। हाँ, फिर उसका आता है रॉब ब्रेकिंग फेज। रॉब ब्रेकिंग फेज खत्म होते ही उसका आ जाता है अल्टीट्यूड होल्ड फेज। अल्टीट्यूड होल्ड फेज में वो यूं जो जा रहा था, यूं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चांद के सरफेस में जब जा रहा था उसे रॉब ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। और जहाँ से ये एक एंगल में आ गया, उसके दोनों साइड के थ्रस्टर को फायर किए गए और उसे एक एंगल में लाए, तो उस एंगल में आया, उससे कैसे अल्टीट्यूड होल्ड फेज कहा जाता है। वहाँ पर उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी हो, दोनों साइड के वेलोसिटी उसे उसका फिर कैलकुलेट किया गया। उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था वो 358 मीटर पर सेकेंड था और उसका वर्टिकल वेलोसिटी 61 मीटर पर सेकेंड था। ये वेल कैलकुलेटेड हिसाब से, पहले वाला ग्राफ के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पर उसका वेलोसिटी इतना था और वो तकरीबन 3.48 किलोमीटर क्रॉस किया अल्टीट्यूड होल्ड फेज में। और अल्टीट्यूड होल्ड फेज में 3.48 किलोमीटर क्रॉस किया। तो यहाँ पर वो 10 सेकेंड लगा 3.48 किलोमीटर क्रॉस करने में। ओके, तो फिर ये उसका आ जाता है फाइन ब्रेकिंग फेज। ये लास्ट फेज जो है फाइन ब्रेकिंग फेज। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो ये वाला पोजीशन था, उसका वर्टिकल वेलोसिटी भी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी। तो अभी ये अपने एंगल को और ज़्यादा टिल्ट कर देता है। ओके, और ज़्यादा टिल्ट कर देता है और वहाँ पर उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइन ब्रेकिंग फेज का स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट किया गया था वो 336 मीटर पर सेकेंड थी। और फिर उसका वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, ये वाला कैलकुलेटेड पहले से जो कैलकुलेटेड था वो उसी ग्राफ के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो ये होना चाहिए था। तो 336 मीटर पर सेकेंड था उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी, और उसका वर्टिकल वेलोसिटी वो हो गया 59 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो जा रहा था और ये बहुत ज़्यादा टिल्ट हो चुका था। ओके, फिर फाइन ब्रेकिंग फेज के एंड पॉइंट जहाँ पर उसे लैंड करना था। ओके, फाइन ब्रेकिंग फेज के एंड पॉइंट में उसकी जो वेलोसिटी जीरो हो जाती है 175 सेकेंड के बाद। उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, उसका वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है और वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये एक पॉइंट पर आकर ऐसे रुक जाता है ऊपर और वो चांद के सतह को स्कैन करने लगता है। चांद के सतह को स्कैन करके मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर को अपने कैमरे से खींचकर चांद के सतह के फोटो को खींचकर वो बताता है कि यहाँ के कंडीशन ऐसा है और मुझे यहाँ पर लैंड करना है कि नहीं। वो अपने आप मतलब एक समय पर उसका जो कंप्यूटर सिस्टम, वो 1000 डिसीजन ले रहे होते हैं। थ्रस्टर को भी फायर करना हो और सेंसर को भी चलाना हो, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं एक मतलब वही समय में जिस समय ये सारे काम हो रहा है। इसीलिए ग्राउंड स्टेशन से उसे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक है, खुद करता है, ये अपने आप ज़मीन को समझकर, चांद को समझकर ये खुद डिसीजन लेता है। और ये ऐसे ही किया, डिसीजन लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर उसे जब ये जीरो, जब उसका जो वेलोसिटी है जीरो हो गया, फिर वो धीरे धीरे 150 मीटर नीचे ऐसे नीचे आने लगा। 100 सतह से उसका जो डिस्टेंस रहा धीरे धीरे 150 मीटर ऊपर आने लगा। फिर क्या था, फिर उसका जो टाइमिंग 131 सेकेंड के बाद, ऊपर से 131 सेकेंड के बाद वो आ गया 150 मीटर के आसपास। फिर उसका
फिर वो अपना थ्रस्टर को फायर किया और धीरे धीरे फिर नीचे आने लगा, और नीचे आते आते वो ज़मीन को स्कैन करता गया, स्कैन करता गया, स्कैन करता गया। ये सारे चीज़ लाइव हमारे इसरो तक पहुंचाता रहा कि कैसे लैंडिंग हो रहा है। वो सारे साइंटिस्ट ट्रैक कर रहे थे, और अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम होता कि लैंडिंग करने में यहाँ पर कोई ऐसे गड्ढा है, ऐसे इतना पास आकर भी उसे कुछ भी, मतलब 800 से 1200 मीटर के आसपास आकर वो फिर से स्कैन करता। जैसे ऊपर में स्कैन किया था वैसे 800 से 1200 मीटर के आसपास आकर फिर से स्कैन करता। अगर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो अपने थ्रस्टर को फायर करके वो फिर और एक लैंडिंग स्पॉट ढूंढता, वहाँ पर रीटारगेट करता लैंडिंग के लिए। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक, ग्राफ के मुताबिक काम होने लगा, और ये हमारा जो विक्रम लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया चांद के सतह पर। और हम भारत हमारा ऐसा पहला देश बन गया जो कि साउथ पोल में हमारा चंद्रयान 3 को लैंड करने में सक्सेसफुल हुआ, मतलब सदर पोलर रीजन में। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। तो मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारा जो प्रज्ञान रोबोट है यहाँ से कैसे निकलेगा, और ये हमारा विक्रम लैंडर डेटा को कैसे रिले करेगा अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक। हमारे प्रज्ञान रोबोट कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और उसके साथ साथ मैं ये प्रज्ञान रोबोट के ऊपर लगे हुए पेलोड्स के बारे में भी बताऊंगा, और उसके आगे जो लगे हुए हैं 1 मेगापिक्सल के कैमरे, उसके क्या रोल है इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।